हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अभी तक की पीएलसी की जो भी वीडियोस पढ़ी हैं उन तीनों ही वीडियोस में आपके यूपीपीसीएल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैक्सिमम क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। मींस अगर 10 क्वेश्चन यूपीपीसीएल में पीएलसी सब्जेक्ट से आ रहे हैं तो उसमें से आप 5 से 6 सब्जेक्ट ईजिली अटेम्प्ट कर सकते हैं उन 3 वीडियोस को देख करके। अब बारी आती है चैप्टर 2 या यूनिट 2 की, जिसमें हम रिले, टाइमर और काउंटर्स के बारे में पढ़ेंगे। क्या है ये, इसे जानें इससे पहले हमें जानना चाहिए कि पीएलसी में इसका महत्व क्या है। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले पीएलसी के अंदर पार्ट्स और इक्विपमेंट्स में से सबसे ज़्यादा यूज़ होने वालों में रिले, टाइमर और काउंटर ही है। इसलिए इन्हें अलग से ही पूरा एक यूनिट या एक चैप्टर बना दिया गया है। अब हम देखेंगे रिले, टाइमर और काउंटर्स के बारे में। सबसे पहले देखेंगे रिले के बारे में। क्या है ये? रिलेज। आइए थोड़ा सा समझते हैं रिलेज के बारे में। चलिए अब हम देखेंगे रिलेज के कॉन्टेक्स्ट के बारे में। मेन रिलेज फंक्शन कैसे करता है। मान लीजिए एक कॉन्टैक्ट है जिसपे हमें सप्लाई देके कोई आगे बढ़ाना है। ये सप्लाई मान लीजिए लाइन आगे चल रही हो, तो इनको जोड़ने के लिए बीच में एक ये कॉन्टैक्ट पॉइंट बीच में हमने रख दिया। मतलब एक वायर यहाँ से जा रही होगी, मेन वायर, उसमें यहाँ से होते हुए हमने इसको रख दिया। ये इधर से मेन कंडक्टर वायर जा रहा है, बीच से इसके थ्रू होते हुए तब करंट आगे जा रही है। लेकिन अब ध्यान देने वाली बात क्या है, फॉल्ट कंडीशन होने पे या कुछ हमें रिलेज ऑपरेट करने पर होता क्या है, इसके नीचे ये लगी हुई है एक कॉइल। रेड कलर से जो बना हुआ है ये है हमारी कॉइल। ये कॉइल तुरंत क्या होती है, एनर्जाइज्ड हो जाती है। जैसे ही ये एनर्जाइज होगी, ये प्लंजर, इसे क्या कहते हैं, प्लंजर। प्लंजर को इसे कहा जाता है प्लंजर, PLUNDGER। इस प्लंजर को ये क्या करती है, अपने पास अट्रैक्ट कर लेती है। जैसे ही कॉइल अट्रैक्ट करेगी, ये ऊपर का हिस्सा किधर शिफ्ट हो जाएगा, नीचे की तरफ। अभी ये ओपन कॉन्टैक्ट्स हैं। ये जो है हमारा ओपन कॉन्टैक्ट है। ये जब नीचे सरकेगा तो ये जो कंडक्टर था, ये जो स्क्वायर शेप में बना हुआ है, जो ऊपर टच था, ये ऊपर छोड़ करके आके नीचे टच हो जाएगा। तो ऊपर की लाइन क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी। मीन्स ऊपर की लाइन ओपन सर्किट हो जाएगी और नीचे की लाइन में ये टच हो जाएगा। जैसे ही हमारी फॉल्ट वगैरह कंडीशन ख़त्म होती है या सही हो जाती है, वापस ये अपना डी एनर्जाइज करेगा। ये थोड़ी देर बाद खुलेगा, टाइमर वगैरह सेट होता है उसके अंदर, टाइमर काउंटर वगैरह, तो उतनी टाइम के बाद ये फिर से खुलेगा और ये दोबारा जैसे ही डी एनर्जाइज होगी, कॉइल से करंट ख़त्म जैसे ही होगी, तुरंत ही ये फिर से इसको छोड़ देगा। स्प्रिंग पे है ये, खींचा छोड़ा, खींचा छोड़ा, तुरंत ही इसको छोड़ देगा और ये ऊपर जाके वापस चपक जाएगा, मतलब उसके साथ जुड़ जाएगा। तो इस टाइप के कॉन्टैक्ट को क्या कहते हैं, नॉर्मली क्लोज्ड कॉन्टैक्ट। ये नीचे के कॉन्टैक्ट ओपन दिख रहे हैं, तो इस कॉन्टैक्ट को क्या कहते हैं, नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट। ये हमारा होता है इंसुलेटर। ये इंसुलेटर, ये भी है, बेस है ये नीचे। ये आपका कॉइल जिस पे लपेटी जाती है, जिस पे कॉइल लपेटा जाता है, वो है
कॉइल जिस पे लपेटी जाती है वो कोर है, वो कोर है। आगे ये नीला ब्लू कलर से बना हुआ है, ये स्प्रिंग है। फंक्शंस वगैरह इतने अच्छे से डिस्क्राइब में लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग को अगर बना के लिखना होगा लिख लीजिएगा, हम यहाँ पे नहीं लिखवा रहे हैं, मैंने समझा दिया। फंक्शंस क्या है, नॉर्मली क्लोज्ड पाथ में ये जो होता है कंडक्टर है, स्क्वायर शेप में जो बने हुए हैं ये कंडक्टर हैं। ये कंडक्टर पहले क्या किए हुए हैं, मेन सप्लाई लाइन को आपस में जॉइंट किए हुए हैं, मतलब क्लोज पाथ इसको प्रोवाइड किए हैं। लेकिन जैसे ही फॉल्ट कंडीशन या किसी तरह से हमें उसको ओपन करना हो, तो ओपन करने के केस में हम क्या करते हैं, कॉइल को एनर्जाइज कर देते हैं। कॉइल जैसे ही एनर्जाइज होगी तो यहाँ से, मतलब मान लीजिए इस जगह पे फॉल्ट आई, तो यहाँ से एक तार ला करके हमने इसके कॉइल के साथ जोड़ रखा है। पहले दूर के केस में डिस्टेंस रिले टाइप से हो मान लीजिए, तो इसके दूर पे कहीं पे हमने फॉल्ट जैसे ही आई तो वहाँ पे हमने पहले ही रखा है। अब यहाँ का रेजिस्टेंस कम है तो करंट ज़्यादा जल्दी यहाँ पहुँचेगी और ज़्यादा पहुँचेगी और इसको क्या कर देगी, एनर्जाइज कर देगी। जैसे ही एनर्जाइज करेगी ये तुरंत एनर्जाइज होगा, इसको खींच लेगा नीचे के साइड पे और ये हिस्सा इसके साथ आकर के जुड़ जाएगा नीचे वाली लाइन के साथ। ऊपर वाली लाइन खुल जाएगी, ऊपर की लाइन खुल गई तो ये ऊपर का पाथ, मतलब जो फॉल्ट करंट वापस यहाँ से रिवर्स हो रही होगी या फॉल्ट करंट आ रही होगी, तो वो करंट यहीं पे आके रुक जाएगी। ऐसे काम करता है ये रिले सर्किट। तो इसी चीज़ को हम लिखवा नहीं रहे हैं, आप अपने साथ, आप अगर लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा। कैसे वर्क कर रहा है, जैसे ही कॉइल एनर्जाइज होगी, कॉइल एनर्जाइज्ड होगी, ये क्या करेगी, अट्रैक्ट्स द प्लंजर को अपने साइड अट्रैक्ट करेगी, अट्रैक्ट प्लंजर। प्लंजर को अपने साइड अट्रैक्ट करेगी। जो कांटेक्ट नॉर्मली क्लोज्ड कॉन्टैक्ट क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे, शुड बी ओपन, खुल जाएंगे। सेम एज इट इज जब डी एनर्जाइज करेगी, इसका जस्ट रिवर्स, कॉइल डी एनर्जाइज करेगी, अट्रैक्ट की जगह क्या हो जाएगा, रिपल प्लंजर को रिपल कर देगी या छोड़ देगी। तो यहाँ पे क्या होगा, प्लंजर क्या करेगा, स्प्रिंग की सहायता से वापस जाके कंडक्टर्स के साथ क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो जस्ट अपोजिट केस उसमें बन जाएगा। आप लोगों को खुद से लिखना होगा, लिख लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक आती है टाइप्स ऑफ रिले के बारे में। चलिए टाइप्स ऑफ रिले जाने उससे पहले अक्सर करके स्विचिंग वगैरह, जैसे एक क्वेश्चन मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, स्विचिंग का था, आइसोलेटर उसमें बना हुआ था। आइसोलेटर कैसा दिख रहा था, एक नॉर्मली स्विच डिवाइस की तरह, एक ऐसा, ये इस तरह से ऐसा कुछ बना हुआ था, सिंपल स्विचिंग डिवाइस की तरह आइसोलेटर बना हुआ था। वैसे ही स्विचिंग डिवाइस की तरह ही पूछा जाता है, नॉर्मली क्लोज कैसे बनाते हैं, नॉर्मली ओपन कैसे बनाते हैं, और कॉइल कैसे रिप्रेजेंट की जाती है पीएलसी में। तो ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। जब आपको दो, मतलब जैसे कैपेसिटर बना होता है, ये कैपेसिटर जिस तरह से बना होता है, अगर ऐसी कोई डिवाइस बनी दिख जाए पीएलसी के सर्किट डायग्राम में, लैडर डायग्राम में, तो वहां पे हम इसको क्या कहते हैं, नॉर्मली ओपन स्विच। यहां पे देख लीजिए दोनों कंडक्टर दूर दूर हैं, तो ये ओपन केस हो गया, तो नॉर्मली ओपन स्विच कहा जाएगा। वैसे ही अगर इसको हमने एक कैपेसिटर के बीच में एक लाइन हमने डाल दी,
एक लाइन डाल दी, एक एरो डाल दी। तो अब ये कंडक्टर वायर तो था, ये बीच से किसी तार के थ्रू जुड़ गया, तो इसे कहा जाएगा नॉर्मली क्लोज्ड स्विच। नॉर्मली क्लोज्ड स्विच। सेम एज इट इज, कॉइल का रिप्रेजेंटेशन सर्कल से ऐसे दिखा दिया जाता है। कॉइल किसी सर्किट डायग्राम में या लैडर के डायग्राम में अगर ऐसा बना मिले तो इसका मतलब क्या है, नॉर्मली ओपन। इसका मतलब क्या है, नॉर्मली क्लोज। इसका मतलब क्या है, कॉइल। अब आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ रिले सर्किट के बारे में। टाइप्स ऑफ रिले सर्किट्स। आइए अब हम स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ पीएलसी के बारे में। टाइप्स ऑफ पीएलसी, इसको जाने उससे पहले ये इतने टाइप्स हैं कि सारा पढ़ना हम लोगों के लिए अभी पॉसिबल नहीं है। इसको अगर मैं एक एक को डिस्क्राइब करने लगूंगा तो कम से कम 10 रिलेज पढ़ने के लिए 10 लेक्चर्स की अलग अलग जरूरत होगी। तो अभी हम इसके बारे में केवल नाम जानेंगे, कौन कौन से हैं, और उसमें से मोस्टली के बारे में आप पहले से जानते हैं। क्या क्या है, रीड रिले, बकॉज रिले, ओवर हेड प्रोटेक्शन रिले, ओवरहेड प्रोटेक्शन रिले, डिले ऑन टाइम रिले, डिले ऑफ टाइम रिले, मर्करी वेटेड रिले, लैचिंग रिले, पोलराइज्ड रिले, आगे देखेंगे मशीन टूल रिले। कितने हो गए, 3 3 6 2 8 1 9, एक लास्ट बचता है कॉन्ट्रैक्टर रिले। कॉन्ट्रैक्टर रिले। आगे देखेंगे अब, ये तो थे रिले के टाइप्स। इसमें से मोस्टली के बारे में आप सुन रखे होंगे, जैसे बकॉज रिले के बारे में सुना होगा, ओवरहेड प्रोटेक्शन रिलेज के बारे में सुना होगा, टाइमर रिले के बारे में सुना होगा, आपने मशीन टूल रिले के बारे में सुना होगा। ये सब रिलेज मोस्टली आपके यूज़ में है ट्रांसमिशन लाइन से रिलेटेड। लेकिन इन सब के अलावा जैसे रीड रिले, मर्करी वेटेड, लैचिंग, पोलराइज्ड, मशीन टूल या कॉन्ट्रैक्टर, ये सब जो रिलेज होते हैं ये आपके मशीन टूल्स, मतलब जो पीएलसी के अंदर यूज़ होने वाले इक्विपमेंट्स हैं या पीएलसी में आने वाली सप्लाईज हैं, उसके आसपास के डिवाइसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल में लाए जाते हैं। हमें सबके बारे में डिटेल्ड में नहीं पढ़ना है, ये केवल खास खास पूछा जाता है
कुछ नाम दे देगा आपको, जिसमें से पूछ लेगा ऐसा कौन सा रिले है जिसमें PLCs का इस्तेमाल नहीं है, PLC के टाइप में नहीं है। तो कोई 4-3 दे देगा, एक नहीं देगा तो पूछ लेगा, ऐसे पूछा जाता है। तो इसलिए इतना ज़्यादा इसमें ध्यान देने की जरूरत नहीं है, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस आपको नाम नोट करना है इसका। नेक्स्ट आता है टाइमर सर्किट के बारे में। हम पढ़ने वाले थे रिले, टाइमर और काउंटर। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टाइमर सर्किट के बारे में। टाइमर सर्किट भी 2 टाइप्स की होती है। टाइमर सर्किट, टाइमर से आपको पता ही चल गया होगा किसी चीज़ के टाइम के कैलकुलेशन के लिए ये हो रहा है यूज़। तो टाइमर सर्किट का मेन काम क्या होता है, जब किसी चीज़ के प्रोसेस होने में कितना समय हो रहा है या कितने समय में ये प्रोसेस हो रहा है ये चेक करना हो तो हम उसे किससे मेजर करते हैं, टाइमर सर्किट से। और इसका काम, मेन काम क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप मशीनिंग का काम कर रहे हैं, आपकी बड़ी सी इंडस्ट्री है बॉटलिंग प्लांट की। बॉटलिंग प्लांट मतलब आप पानी भर के बेचते हैं, पानी की बोतल होती है, बिस्लेरी की बोतल, आप उसको भर के बेचते हैं। तो बड़े आपके प्लांट है, अगर आप 100 बोतल की पैकेजिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, 100 बोतल की पैकेजिंग कर रहे हैं और 100 बोतल को पैक होने में मान लीजिए 10 मिनट का समय लगता हो, तो वो 10 मिनट कैलकुलेट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। जो सोच रहे हैं नहीं करना है तो उसके लिए ये जरूरी है करना कि उतने समय में आपको फिक्स हो गया है कि हर 10 मिनट के बाद आपको पता है कि 100 की बोतल निकलेगी। तो अब आप 100 बोतल आपको गिनने की जरूरत नहीं है, अब आप टाइम गिनेंगे केवल कि जैसे ही 10 मिनट हुआ, आपको पता है 10 मिनट में 100 बोतल मेरी निकलती है तो 100 बोतल वो पैक हो गई, आप ऐसे समझेंगे तब। तो इसलिए टाइमर की भी जरूरत होती है। इसलिए टाइमर सर्किट्स में टाइमर का काम, मेन काम क्या है, टाइम के कैलकुलेशन को मेजर करना। मेन काम क्या है, टू कैलकुलेट टाइम ऑफ, किसका टाइम, टाइम ऑफ मशीनिंग इक्विपमेंट्स। मशीनिंग इक्विपमेंट्स जितने भी लगे हुए हैं उनके टाइम को मेजर करने का काम कौन करेगा, टाइमर। अब पूछा जाता है इसमें से कि 2 वैल्यू पूछी जाती है, एक प्रीसेट वैल्यू और एक एक्यूमुलेटर। 2 इंस्ट्रक्शन सेट के बारे में पूछा जाता है, एक प्रीसेट वैल्यू और एक एक्यूमुलेटर। क्या कहा मैंने, प्रीसेट वैल्यू। इसका मतलब क्या होता है, मान लीजिए हर 10 सेकंड के बाद आपका एक काम पूरा हो रहा है, कोई काम है जो हर 10 सेकंड के बाद रिपीटिटिव है और वो पूरा हो रहा है, तो 10 सेकंड के बाद अपने आप वैल्यू 0 हो जाए, इसको ये काम कौन इंस्ट्रक्शन देखता है, प्रीसेट वैल्यू। एक बार फिर मान लीजिए मैंने कहा आप 10-10 सेकंड की दौड़ दौड़ेंगे, मतलब रेस कर रहे हैं, 1 मिनट से ज़्यादा नहीं दौड़ेंगे। तो अगर आपने टाइमर चालू कर दिया, टाइमर करके अपना कैलकुलेट कर रहे हैं कि मैं कितना तेज़ दौड़ा, क्या कर रहा हूँ, तो वो जैसे ही आपने टाइम दबाया तो वापस उसको मेज़र करने के बाद पुनः 0 कर दे, फिर से 0 से काउंटिंग स्टार्ट करे, तो ये काम कौन करेगा, प्रीसेट वैल्यू। मीन्स it is used to reset the time value को रीसेट करता है कब, when task should be कंप्लीटेड। जब आपका टास्क पूरा हो जाता है उस समय पे ये इसको रीसेट करने का काम करता है।
ऐसे तो आपने समझ लिया कि मान लीजिए घड़ी है, अगर वो घड़ी चल रही होती बराबर, तो अगर एक के बाद दूसरे पे आते तो उसमें आपका समय का डिफरेंस हो जाता है। कैसे, इसको थोड़ा समझते हैं। मान लीजिए आपको ये बोटलिंग लाइन है, असेंबली लाइन है बोतल भरने की, पानी की बोतल भरने की असेंबली लाइन है, जिसमें 10-10 बोतल आप भर रहे हैं या 3-3 की बोतल के सेट को आप भर रहे हैं। ठीक है, अब 3-3 बोतल जब ये आगे जाती है, मान लीजिए 3 सेकंड का समय लेती है। कितना? 3 सेकंड का। तो 3 सेकंड के बाद जब इस लाइन पे वापस आना है तो हमें काउंटिंग 4 से होनी चाहिए, 4 से स्टार्ट होनी चाहिए। तो ऐसे में जब ये एक सेट पैक करने के बाद जब ये रुकेगा तो जरूरी सी बात है 3 सेकंड से कुछ नैनो सेकंड या कुछ मिली सेकंड एक्स्ट्रा समय ले लेगा, बिल्कुल ले लेगा। तो इस समय को बचाने के लिए प्रीसेट वैल्यू क्या करता है, इसको पुनः 0 कर देता है। जैसे ही ये खत्म हुआ समय 3 सेकंड, तो यहाँ पे जैसे ही इसको क्रॉस करेगा तो यहाँ पे आने के बाद वापस इसको ये 0 दिखा देगा। वापस अब आप इसको जब पैक करेंगे तो काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होगी? 0 से स्टार्ट होगी। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक में 3 सेकंड हुआ था, तो 3 सेकंड बाद जितनी देर में, मान लीजिए 1 सेकंड बाद भी रोक रहा है, नैनो सेकंड बाद भी रोक रहा है, तो उतना एक्स्ट्रा समय ये ले लेगा कि नहीं ले लेगा? तो लास्ट होते होते मान लीजिए ये तो 3 की बात है, लेकिन अगर कई सारी बोतलें हो, 1000 बोतल हो, तो पहुँचते पहुँचते वो मिली सेकेंड, नैनो सेकेंड, कई सेकेंड्स का फर्क दे देगा। तो ऐसे केसेस में इसको वापस ये क्या करता है? 0 कर देता है। तो प्रीसेट वैल्यू का काम क्या होता है? टाइम को रीसेट करना। टाइम को रीसेट करना जब आपका एक काम पूरा हो जाए। एक्यूमुलेटर, एक्यूमुलेटर, एक्यूमुलेटर क्या चीज है देखते हैं। एक्यूमुलेटर का काम क्या होता है? जैसे प्रीसेट वैल्यू का काम क्या है कि इसको वापस रीसेट कर देना, 0 पे ले आना। वैसे ही एक्यूमुलेटर का काम होता है टाइम को अपडेट करना। मान लीजिए जैसे कंप्यूटर का कोई काम चल रहा हो आपका, जो पर्टिकुलर टाइम पे चलना हो। ऐसे समझ लीजिए रॉकेट लॉन्चिंग, आपको रॉकेट छोड़ना हो अंतरिक्ष पे, तो आप क्या करेंगे? यहाँ इंडिया के टाइम को मेज़र करते हुए आप आगे चलेंगे। यहाँ से आपने छोड़ा और जितने जितने एक्सिस पे वो घूमता जा रहा है, उस जगह के पर्टिकुलर टाइम से इसको मैच करते हुए देखेंगे कि हमारा रॉकेट कितने समय पे जा रहा है। तो उसके लिए टाइम अपडेट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। तो वो जो डिवाइस उसके अंदर पहले से फिट है, जो चेक कर रही है कि हमारे लास्ट टाइम क्या था, अब का टाइम क्या है और होना कितना चाहिए, हमारा कितना है, ये चीज़ चेक करने का काम या अपडेट करने का काम कौन करेगा? एक्यूमुलेटर। क्या कहा मैंने? इट इज यूज्ड टू अपडेट द टाइम of device for better performance। हमारी डिवाइस सही तरीके से काम कर सके तो उसका जो अपडेट हो, टाइम जो अपडेट होना चाहिए, और वो काम कौन करेगा? एक्यूमुलेटर। ऐसे समझ लीजिए और एक एग्जाम्पल, कंप्यूटर। आप अपना कंप्यूटर खोलते होंगे तो आप 1 साल बाद भी अगर कंप्यूटर खोलें तो कंप्यूटर अपने आप उस टाइम को सेट कर लेता है, अपने आप उसको सही डेट और टाइम दिखा देता है कि इतने समय पे आप खोल रहे हैं या इतना बज रहा है अभी। कैसे करता है वो? इंटरनेट की सहायता से, या उसके अंदर पहले से अपडेट एक्यूमुलेटर लगा होता है, जो जिसका काम क्या होता है? टाइम को अपडेट किए रहना। उस समय पे कितना बज रहा है, कहीं से भी सोर्स मिलेगा, नेट के थ्रू मिले, आपकी डिवाइस के थ्रू मिले, डिवाइस के पुराने
टाइम के अकॉर्डिंग मिले। मतलब मान लीजिए आपने 2 सेकंड पे बंद किया था, आज रात 1 बजे आपने बंद किया कोई चीज़, और वो चीज़ अगले दिन आप खोल रहे हैं, तो उस समय से लास्ट आपके अपडेट हुए समय से कितनी देर बाद आपने खोला उसको मेज़र करके चाहे करें, लेकिन वो वैसे ही करेगा, टाइम को अपडेट करने का काम कर दिया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ टाइमर के बारे में। टाइप्स ऑफ टाइमर के बारे में टाइप्स ऑफ टाइमर, ये 2 प्रकार के होते हैं, ऑन डिले टाइमर, ऑफ डिले टाइमर। फिर से ये 2 पार्ट में होते हैं, रिटेंटिव नॉन रिटेंटिव। ये भी 2 पार्ट ऐसे ही कर लीजिएगा, रिटेंटिव नॉन रिटेंटिव। थोड़ा सा समझते हैं। टाइमर्स को 2 पार्ट में बांटा गया, ऑन डिले टाइमर और ऑफ डिले टाइमर। ये इसके 2 पार्ट, इन 2 पार्ट्स के भी 2 पार्ट रिटेंटिव और नॉन रिटेंटिव, रिटेंटिव नॉन रिटेंटिव अलग अलग पढ़ें। उससे अच्छा हम केवल जान लें ऑन डिले टाइमर क्या है, ऑफ डिले टाइमर क्या है, रिटेंटिव टाइमर क्या है, नॉन रिटेंटिव टाइमर क्या है। बाकी आप आगे पीछे एडजस्ट कर लीजिएगा। मतलब कि रिटेंटिव को ऑन डिले की प्रॉपर्टीज़ के साथ जोड़ देंगे तो रिटेंटिव ऑन डिले हो जाएगा, नॉन रिटेंटिव को ऑन डिले के साथ जोड़ देंगे तो नॉन रिटेंटिव हो जाएगा। मतलब आपस में अलग अलग हम देख लें, समझ जाएंगे क्या है, समझिएगा। ऑन डिले टाइमर, ऑन डिले का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ चालू हो और हमें डिले करना हो। लाइक नहीं समझ में आया? हमने कहा मान लीजिए आप फूड पैकेजिंग में हैं, खाना बनाने की मशीन आपके पास है, ऐसे समझिए ओवन है, ऑटोमेटिक ओवन है, इनके किनारे पे इंस्ट्रक्शन सेट्स बने होते हैं जिसको आप सेट करके इसमें नंबर वैल्यूज़ वगैरह सेट करके ओवन के अंदर सामान डालते हैं, करते हैं। मान लीजिए आपको खाना पकने में 10 मिनट का समय लगता है। कितना? 10 मिनट का। आपने पहले से ओवन को गर्म कर दिया, कितने समय के लिए? 12 मिनट पे चालू कर दिया। 10 मिनट समय लगेगा, 12 मिनट आपने चालू कर दिया। 2 मिनट पहले से ऑटोमेटिक गर्म हो रहा है, 2 मिनट ये पहले से गर्म हो रहा है, तो 2 मिनट का आपने इसमें क्या डाल दिया? डिले डाल दिया। 2 मिनट का डिले डाल दिया। ओवन चालू है लेकिन आपने डिले टाइमर डाल दिया। अब डिले टाइमर क्या करेगा? 2 मिनट के बाद इसको क्या करेगा? पहले 2 मिनट तक इसको ऐसे ही गर्म करेगा, खाली ओवन। उसके बाद क्या करेगा? इसको ओपन कर देगा, इसको खोल देगा और आप उसमें अपना खाना रख देंगे। खाना रखेंगे, खाना रखने के बाद वो वापस क्या करेगा? बंद करेगा खुद को, या आप उसको बंद करेंगे और जैसे ही बंद करेंगे बाकी बचे हुए 10 मिनट में फिर वो खाना बन के आपको तैयार मिल जाएगा। मतलब क्या हुआ? फिर से समझते हैं। मैंने क्या कहा? प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद, प्रोसेस स्टार्ट है, 12 मिनट का समय चाहिए था, 12 मिनट आपको मिल गया, मतलब प्रोसेस आपका स्टार्ट हो गया, ओवन चालू हो गया। प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद अगर बीच में, स्टार्टिंग में ही मतलब बीच में आपको कुछ समय के लिए, कुछ समय चाहिए उस चीज़ को लोड करने के लिए, उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए, तो वहाँ पे हमें कैसे टाइमर की ज़रूरत होती है? ऑन डिले टाइमर।
ऑन डिले टाइमर। क्या कह रहे हैं फिर से समझिएगा। मैंने कहा इट इज यूज्ड टू, किस काम के लिए यूज किया जा रहा है? डिफाइन a particular time of operation when it delays at starting of process। एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिख दिया ओवन। एक बार फिर देख के समझ लेते हैं। सिंपल सा वर्ड है। मैंने क्या कहा कि मान लीजिए एक ओवन मैंने बना रखा है, एक टाइमर लगा रखा है, एक गर्म होने के लिए हीटिंग, इस तरह से बने होते हैं। उसके अंदर किनारे पे नंबर वगैरह फीड करने का ऑप्शंस बना होता है, सेट करने की वैल्यूज बने वगैरह बनी होती हैं। हमें मान लीजिए 10 मिनट का समय लगता है कुकिंग में। कुकिंग टाइम कितना लगता है? 10 मिनट। तो 10 मिनट में हमें ओवन पहले से गर्म मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए। ऑटोमेटिक ओवन है तो हमने कह दिया 2 मिनट हमको एक्स्ट्रा गर्म करने के लिए चाहिए, तो हमने 12 मिनट का समय इस ओवन में सेट कर दिया। मतलब ओवन स्टार्ट हो गया है और 12 मिनट तक अब ये चलेगा। अपने स्टार्टिंग टाइम से 12 मिनट तक ये पूरा चलेगा। और हमें बनने में कितना समय चाहिए? 10 मिनट। तो 2 मिनट हमने एक्स्ट्रा समय अपने टाइमर में डाल दिया। 2 मिनट का एक्स्ट्रा समय हमने अपने ऑन डिले टाइमर में डाल दिया। ऑटोमेटिक ये है, ऑटोमेटिक ओवन है तो अपने आप ये करेगा 2 मिनट के बाद इस ओवन के ढक्कन को खोल देगा। 12 मिनट तक चलना है, स्टार्ट किया और 2 मिनट तक चल करके इसने क्या किया? इस ढक्कन को खोल दिया, ओवन के ढक्कन को ओपन कर दिया। अब क्या होगा? जब ये ओपन हो गया है तब हम क्या करेंगे? अपने खाने को जो हम बनाने वाले हैं वो हम उसके अंदर रख देंगे। बीच में हमें पिज्ज़ा बनाना था, हमने पिज्ज़ा डाल दिया। मान लीजिए पिज्ज़ा बनाना है तो पिज़्ज़ा को हमने इसके अंदर डाल दिया। पिज़्ज़ा को जैसे ही आप इसमें डालेंगे अब ये क्या करेगा? 10 मिनट और चलेगा। 2 मिनट तो पहले ही चल चुका था, 10 मिनट और चलेगा और 12 मिनट बाद ये क्या होगा? बंद हो जाएगा। तो ये काम कौन कर रहा है? ऑन डिले टाइमर। इसका इस्तेमाल कब होता है? इट इज़ यूज टू डिफाइन अ पर्टिकुलर टाइम ऑफ ऑपरेशन। पर्टिकुलर टाइम ये 2 मिनट का समय जो कि प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले उसको डिले कर रहा हो। जो प्रोसेस खाना बनाने का आपका प्रोसेस है मेन, इसको स्टार्ट करने में डिले कितना चाहिए था? 2 मिनट का, तो वो डिले को दिखा रहा हो। ये काम कौन करेगा? ऑन डिले टाइमर। वैसे ही ऑफ डिले टाइमर, ऑफ डिले टाइमर ये क्या है? द प्रीसेट टाइम टू stop the device after the program या प्रोसेस ये एक प्रीसेट टाइम होता है जो कि डिवाइस में
प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आता है। लाइक एक एग्जांपल लेते हैं, मिक्सर ग्राइंडर। किसका? मान लीजिए ये एक मिक्सर ग्राइंडर है, नीचे ऊपर ग्राइंड करने का सामान है। अब हमने क्या कहा, आपका जैसे ही मिक्सर ग्राइंडर ऑटोमेटिक मिक्सर ग्राइंडर है, हमने पहले ही सेट कर रखा है कि मान लीजिए किसी चीज़ को पीसने में 2 मिनट का समय लगता हो, ठीक है। अब इस कटोरे को निकाल करके ऊपर से खाली करके और वापस भरने में भी 2 मिनट का समय लगता हो, या 3 मिनट लगा लीजिए। फिलिंग प्रोसेस, दो मिनट में पीसने का समय, 3 मिनट फिलिंग प्रोसेस। इसको खाली करने में और वापस भरने में 3 मिनट का समय लगता हो। तो अगला जब हमें पीसना है, एक बार पीसने के बाद दोबारा जब पीसना है, तो उससे पहले हमें, ये ऑटोमेटिक है कि नहीं है, तो हमें कुछ एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा। तो हम इसमें क्या टाइम फिट करेंगे, 5 मिनट। अब हमने इसके टाइमर में कितना समय फिट किया, 5 मिनट। अगले 5 मिनट में आप फिर से चल जाइए, मतलब कि 2 मिनट तक ये अपने आप पीसेगा, रुक जाएगा। 3 मिनट ऑफ डिले टाइमर को हमने दे दिया। इसके ऑफ डिले टाइमर को हमने 3 मिनट का समय दे दिया, चलने के बाद वो रुक जाए। 5 मिनट का टोटल समय है, 5 मिनट के बाद वो अपने आप चालू हो जाएगा। तो मतलब कि ये अपने आप रन कर रहा है, इसकी घड़ी अपने आप घूम रही है। घूमते घूमते जैसे ही 2 मिनट चली, ये पीस चुका है। अब ये आपको अगले 3 मिनट तक समय दिया है, रुका हुआ है कि अगला आप भरिए और दोबारा लगाइए। नहीं लगाएंगे तो भी ये चल जाएगा, लगाएंगे तो भी ये चल जाएगा। 3 मिनट का एक्स्ट्रा फिलिंग टाइम दे दिया, तो काम पूरा हो चुका ना। पहला काम पूरा हो चुका, तो दूसरे के लिए आपने तैयारी किया, तो वो टाइम कौन दे रहा है, ऑफ डिले टाइमर। इसमें काम पहले हो रहा था, मतलब टाइमिंग पहले हो रही थी, इसमें टाइमिंग प्रोसेस होने के बाद हो रही है। तो ऐसे टाइम को हम क्या कहते हैं, ऑफ डिले टाइमर। क्लियर है? अभी भी ना क्लियर हो तो एक बार और समझ लेते हैं। मान लीजिए पानी भरने की मशीन है। क्या कहा मैंने, पानी भरने की मशीन है, जिसमें से एक बोतल में आपने पानी भरा, इसमें आपने पानी भरा। इसका पानी यहाँ इसमें भरने के बाद अगर यहाँ पे आ रहा है, इस जगह पे आ रहा है, नेक्स्ट बोतल में एक भरने के बाद जब दूसरे में आ रहा है, तो बीच में अगर ये पानी बराबर चालू रहेगा, तो इस जगह पे खाली जगह में पानी वेस्ट नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। इस जगह पे पानी वेस्ट हो जाएगा खाली जगह पे। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे लगा देंगे ऑफ डिले टाइमर। कितना, ऑफ डिले टाइमर। मान लीजिए इसको भरने में 1 मिनट का समय लग रहा था, एक बोतल भरने में 1 मिनट का समय लग रहा था, तो ऑफ डिले टाइमर हमने मान लीजिए 30 सेकंड का सेट कर दिया। कितनी देर का, 30 सेकंड का। तो पहली बोतल जब भरी तो 30 सेकंड के लिए अब पानी क्या होगा, रुक जाएगा। अगली बोतल इसके नीचे आएगी शिफ्ट होकर के, और ये वापस इस बोतल में फिल होना चालू हो जाएगा। जब एक काम खत्म होने के बाद दूसरे काम के लिए समय दिया जाए, तो वो काम कौन करेगा, ऑफ डिले टाइमर। आज के लिए यहीं छोड़ते हैं, और नेक्स्ट में हम रिटेंटिव टाइमर और नॉन रिटेंटिव टाइमर और काउंटर के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।